हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुजी पर। और जैसा हमने सीबीएसई का सैंपल पर सॉल्यूशन किया था अकाउंट्स का, तो वैसे ही आज हम देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स का सीबीएसई का सैंपल पेपर का सॉल्यूशन, जो कि सीबीएसई ने 2021 के लिए इशू करा है। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो लेवल उन्होंने इकोनॉमिक्स के लिए सेट किया है वो काफी अच्छे लेवल का इस बार होने वाला है, क्योंकि सबसे पहली चीज आप देख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 18 से 27 के बीच में 2 केस स्टडी बेस्ड होगी। क्वेश्चन नंबर 7 से 8 और क्वेश्चन नंबर 25 से 27 केस स्टडी की बात हो रही है। यहाँ पर वही केस स्टडी जो बिजनेस में आती है आपके, वो इकोनॉमिक्स में भी आ चुकी है ना। तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं आपका स्टार्ट करता हूँ ये पेपर। यहाँ देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि इन्वेंट्री इज अ डैश कंसेप्ट वेयर एज चेंज इन इन्वेंट्री इज अ डैश कंसेप्ट। और यहाँ आपको ऑप्शन दे रखे हैं, यानी कि एक को आपको बताना है फ्लो और एक को बताना है स्टॉक। तो इन्वेंट्री आपका क्या होता है? इन्वेंट्री स्टॉक होता है। और ये चेंज इन्वेंट्री, जो चेंज हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, वो हमारा फ्लो कहलाता है। यानी इसका आंसर होगा आंसर ए, स्टॉक और फ्लो। नेक्स्ट देखेंगे, और करके इसमें ऑप्शन दे रखा है कि अगर किसी इकोनॉमी की वैल्यू नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एनएफआई ये दे रखा है आपको 200, एंड द वैल्यू ऑफ फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज 40। एनएफआई कैसे निकलता है? वैल्यू ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस वैल्यू ऑफ फैक्टर टू अब्रॉड, यानी कि ये माइनस में 40 होता है। ये जब उस साइड घूम के जाएगा तो ये प्लस का 40 हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा? वैल्यू ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना आ जाएगा? 240 आ जाएगा। इसका आंसर होगा सी, 240। नेक्स्ट आपसे दे रखा है कि इन द प्रेजेंट कोविड-19 टाइम, कोविड-19 का समय चल रहा है, काफी इकोनॉमिक्स ने रेस किया अपना कंसर्न इंडियन इकोनॉमी को लेकर कि भाई इससे हमारी डिफ्लेशनरी सिचुएशन हो सकती है। डिफ्लेशनरी सिचुएशन का मतलब क्या है? वेयर एडी इज लेस देन एएस ड्यू टू रिड्यूस इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, सपोज आप मेंबर हो हाई पावर कमेटी कंस्टिट्यूट आरबीआई के, आपको सजेस्ट करना है दैट एज द सुपरवाइजर ऑफ कॉमर्शियल बैंक को हमारे मनी सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए या रिलीज करना चाहिए। मनी सप्लाई को रिलीज करना चाहिए, तभी हमारी इकोनॉमी थोड़ी बहुत सही होगी, यानी इसका ऑप्शन होगा रिलीज। नेक्स्ट है आपका सप्लाई ऑफ मनी। रेफर क्या होता है भाई? करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, करेंसी हेल्ड बाय आरबीआई, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट कॉमर्शियल बैंक। ये होता है हमारा मनी सप्लाई, यानी इसका आंसर होगा सी। फोर्थ वाला क्वेश्चन, जैसे कि मैंने अपने कुछ वीडियोस में भी कहा था कि इस टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है, और देखो सैंपल पेपर में भी इसका क्वेश्चन डाला हुआ है। आपको इसमें क्या बताना है कि कौन से अमाउंट या कौन सा चीज सही है। करंट अकाउंट सरप्लस, सरप्लस का मतलब क्या होता है? जब हमारे पास पैसा ज्यादा हो और पेमेंट कम हो। तो करंट अकाउंट सरप्लस का फॉर्मूला ये होता है? नहीं सर, करंट अकाउंट सरप्लस का फॉर्मूला ये होता है रिसीव गिवन पेमेंट। यही सर, यही तो बताया आपने, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? बी, यानी कि ये होगा इसका राइट आंसर। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको इन स्टेटमेंट से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। पहला है द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम गिव्स द गवर्नमेंट मोर फ्लेक्सिबल टू मेंटेन लार्ज स्टॉक। नहीं, फॉल्स है। इन द मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम द गवर्नमेंट इंटरवेन्स। नहीं। इन द मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज सिस्टम द सेंट्रल बैंक इंटरव्यू टू मॉडरेट एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन। यस, बिल्कुल सही, मैनेज फ्लोटिंग में यही किया जाता है, यानी कि इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट है आपका एन इंडियन रियल एस्टेट कंपनी रिसीव रेंट फ्रॉम गूगल इन न्यूयॉर्क। दिस ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड ऑन, किस साइड आएगा सर? ये क्रेडिट साइड आएगा। किसके क्रेडिट साइड? करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड, करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड, यानी कि आपका ऑप्शन होगा 6 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका केस स्टडी आ गई सर, क्या दिखा दिया आपने? केस स्टडी आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए, इसका रीड द फॉलोइंग न्यूज रिपोर्ट एंड आंसर क्वेश्चन 7 से 10 ऑन द बेसिस ऑफ द सेम। इसको अच्छे से पढ़िए और अच्छे से पढ़ने के बाद आपको 7 से 10 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसने अपनी रेपो रेट कट करी है 4.4%, जो कि अब 15 साल में सबसे कम है। और सीआरआर भी रिड्यूस हुआ है पहली बार अब तक। सीआरआर सभी बैंक का 100 बेस पॉइंट टू रिलीज 1.37 लाख करोड़ अक्रॉस द बैंक सिस्टम। ओके, अब आपको बताना है कि अगर रेपो रेट कट होगा आरबीआई के, तो इससे हमारी डिमांड डिक्रीज होगी या इंक्रीज? सर, डिमांड इंक्रीज होगी।
कैश रिजर्व रेशियो भी डिक्रीज हो गया, तो इससे क्या होगा सर, हमारी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी। The difference by which actual demand exceed AD is greater than AS, यानी कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर हमारी इन्फ्लेशनरी गैप की बात हो रही है। जब आपका AD ज्यादा होता है AS से, तो वहां पे हमारा कौन सा गैप बनता है, इन्फ्लेशनरी। तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा 9 का सर, इन्फ्लेशनरी गैप। 10th देखेंगे, The impact of excess demand under Keynes theory of income and employment in an economy are, जो हमारी excess demand है उसका impact decrease in income, output, employment नहीं होगा। decrease तो भाई होगा ही नहीं किसी चेंज में। increase in income यहाँ भी नहीं, no change in output, employment but increase in general price level। का आपका आंसर होगा। 11th पूछा है कि स्टेट विद वैलिड रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। रीजन के साथ बताइए कि इन दोनों में से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल है। सबसे पहली बात, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस और ग्रॉस वैल्यू प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यहाँ पे आपको ये जीएनपीएमपी है और ये जीडीपीएमपी है, क्या सेम होते हैं एक टाइम पर? नहीं सर। क्यों सेम नहीं होते? क्योंकि जीडीपी इज द रिजल्ट ऑफ सम ऑफ जी, यानी कि ये जो जीडीपी है ये रिजल्ट है किसका, इसके सम का। हमारे ऑल ओवर इंडिया में एक साल के अंदर कितना गुड्स प्रोड्यूस हुआ वो हमारा जीडीपी है, और जो उन गुड्स की वैल्यू है वो हमारा ग्रॉस वैल्यू, यानी कि हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। इंटरमीडिएट गुड्स आर ऑलवेज ड्यूरेबल इन नेचर, ये भी फॉल्स है। जनरली इंटरमीडिएट गुड्स हमारे नॉन ड्यूरेबल नेचर के होते हैं, क्योंकि ये हमारे वो गुड्स होते हैं, रॉ मटेरियल हो सकता है जो आइडेंटिफाई किया जाता है, प्रोडक्शन प्रोसेस में जाता है, उसके बाद बनता है ना। 12th है दोबारा, स्टेट गिविंग वैलिड रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। रीजन के साथ बताइए कि ये ट्रू है या फॉल्स है। 12th आपसे पूछा है। तो करेंट अकाउंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड ओनली द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमारा करंट अकाउंट है वो एक चीज और रिकॉर्ड करता है जिसे हम कहते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर, करंट ट्रांसफर। दूसरा है बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड आर रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन द डेबिट साइड, ये भी फॉल्स है। ये जो बोरोइंग्स होती है ये क्रेडिट साइड में शो करी जाती है, ना कि डेबिट साइड में, ठीक है ना। अब और करके पूछा है आपसे कि ट्रेड डेफिशिएट मस्ट एग्जिस्ट if a country is facing a situation of current account deficit or refute the statement with valid argument। इस स्टेटमेंट को या तो डिफेंड करो या गलत साबित करो अपने रीजन से। ये जो गिवन आपको ये स्टेटमेंट दे रखा है CAD यानी कि करंट अकाउंट डेफिशिएट, ये सबसे पहली बात तो अपने आप में काफी बड़ा कंसेप्ट है। CAD कब आता है? जब हमारे फॉरेन एक्सचेंज जो पेमेंट है विजिबल, इनविजिबल और करंट ट्रांसफर ये एक्सेस हो, किससे? डेफिशिएंट लगा हुआ है, यस सर, यानी कि रिसीप्ट साइड कम होगी, किससे? पेमेंट साइड से, यस सर। तो एक कंट्री में फेस अ सिचुएशन CAD इवन इफ द कंट्री है ट्रेड सरप्लस, यानी कि अगर ट्रेड डेफिशिएट की जगह ट्रेड सरप्लस भी होता तब भी कंट्री करंट अकाउंट डेफिशिएट कंडीशन फील कर सकती है। नेक्स्ट है आपका डिफाइंड मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? ये वो प्रोसेस होती है जिससे हमारी जो कॉमर्शियल बैंक है ये क्रेडिट क्रिएशन करती है या अपने लिए पैसे को बनाती है। आपने बैंक में पैसे जमा किया, उस पैसे का कुछ रेट ये आगे लोन के रूप में उठा देती है, इससे मनी क्रिएट करती है। इसका फॉर्मूला था 1/RR, 1/ रिजर्व रेशियो, है ना। तो उसको सॉल्व करने की पूरे फॉर्मूला होता है बेटा आपका। यहाँ पे देखो आपको दे रखा है, जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट यूजिंग ए हाइपोथेटिकल एग्जांपल, क्रेडिट क्रिएशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। यस सर, ऐसा है, आपको मालूम है फॉर्मूला होता है क्रेडिट क्रिएशन का 1/RR, ठीक है ना। तो जितना जमा करोगे 1/RR इनटू इनिशियल डिपॉजिट, ये फॉर्मूला लगता है, ठीक है ना। 14 वाला न्यूमेरिकल, आहा काफी अच्छे लेवल का न्यूमेरिकल है। यहाँ आपको दे रखा है कि in an economy C is equal to 200 plus 0.5 y is the consumption function where C is the consumption expenditure। यहाँ C हमारा consumption expenditure है, Y आपका नेशनल इनकम है, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है 400 करोड़
इज द इकोनॉमी इन इक्विलिब्रियम एट एन इकोनॉमिक लेवल 1500। क्या हमारी जो इकोनॉमी है वो इक्विलिब्रियम लेवल पॉइंट पर होगी अगर आपका इनकम लेवल 1500 होगा? इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए 14 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इक्विलिब्रियम लेवल क्या होता है सर? AD इक्वल टू AS, ठीक है, यानी कि आपको मालूम होगा y इक्वल टू C प्लस आई होता है। यस सर। अब y इक्वल टू C प्लस आई, C क्या दे रखा है? 200 प्लस 0.5 और i क्या दे रखा है? 400 दे रखा है। यस। अब इसको पूरा सॉल्व करोगे आप, 200 प्लस 0.5 तो ये 200 है और ये 400 है तो 600 हो जाएगा। यस सर। और ये 0.5 को इधर में ले आऊं तो y माइनस 0.5 इक्वल टू 600, तो y कितना बचेगा? 600 डिवाइड बाई 0.5, तो आंसर कितना आएगा? 1200 करोड़। 1200 करोड़ आएगा। कितना आया है? 1200 करोड़ आया। क्वेश्चन में कितना दिया था? गिवन इनकम कितनी दी थी? 1500 दी थी, यानी कि ये ज्यादा है, यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या दे रखा है? और करके दे रखा है एक्स एंटी सेविंग। एक्स एंटी सेविंग क्या होती है? एक्स एंटी सेविंग रेफर्स टू द प्लान सेविंग ऑफ एन इकोनॉमी। जब भी हमारे किसी भी नाम के आगे एंड लगा हुआ है, यानी कि ये हमारी प्लान्ड है, और अगर ये एक्सपोस्ट होता तो ये हमारा क्या होता सर? ये हमारी एक्चुअल सेविंग होती। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन कहलाती है जहां पर जितने भी लोग काम करना चाहते हैं, काम करने के लिए कैपेबल हैं, उनको जॉब मिल रही है। ये वो सिचुएशन होती है जहां पे नो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होता है। इनवॉलेंट्री का मतलब लोग काम करना चाहते हैं और उनको जॉब नहीं मिल रही है, लेकिन यहाँ पर जो लोग काम करना चाह रहे हैं उनको जॉब मिल रही है, यानी कि यहाँ पर ये क्या है? नो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आपसे दे रखा है, देखिए इंडिया की जो जीडीपी है कॉन्ट्रैक्टेड 23.9% इन द अप्रैल जून क्वार्टर ऑफ 2021 एज कंपेयर टू सेम पीरियड, सजेस्टिंग दैट लॉकडाउन हैज हिट द इकोनॉमिक हार्ट। कहा गया है कि जो हमारा